Good morning, everyone. Students, this is Ritu teacher from Modern School. Today, I will be taking your chapter 3 of data handling, and this is a maths chapter, standard 7. So, data handling, in this chapter, we will be taking total 4 topics, and these 4 topics are the basics of the full chapter. Now, on the top, you can see I have written introduction. Introduction means it is an introduction chapter. If you would be able to grasp what has been taught in this class, then definitely full chapter you would be able to attempt. So today, now chapter 3 I am starting. Total 4 topics I would be covering in this. 4 topics मैं cover करने वाली हूँ इसमें, और ये चारों topics अगर आपने ध्यान से सुन लिए और समझ लिए तो पूरा चैप्टर अपने लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द एक्सरसाइजेज वेरी इजीली. सो ओनली यू नीड टू डू इज जस्ट पे attention on this introduction video. Exercises we will be doing in the later classes, but today is the introduction of all the topics which has been covered in this full chapter. So first topic is data. In the name only it is written data handling. So what is this data? So first topic you can see, first is data. Number 1, data. Now what is this data? Data can be anything, like it can be a marks, it can be height, weight, means marks of the students. If a class has 10 students, suppose here I am taking less number so that I can cover the things fastly. Suppose if a class has 10 students, 10 students है class में, और 10 students के marks अगर मैं लिखती हूँ तो वो मेरा एक डाटा हो गया. तो या 10 स्टूडेंट्स का वेट हो सकता है, इट कैन बी अ वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स. तो मेरा डाटा है. डाटा मीन्स रिकॉर्ड, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड हो सकता है. तो अभी मैं पहले मार्क्स की बात करती हूँ. स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं तो मार्क्स की हम लोग बात कर देते हैं. सपोज ये मार्क्स है, तो ये जो मार्क्स है आपको दिख रहे हैं, ये कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. यहाँ पे सपोज आउट ऑफ 10 है ये मार्क्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स के 10 में से मार्क्स है. तो ये जो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है आउट ऑफ 10, ये हो गया डाटा. अब डाटा को हमको अरेंज कैसे करना रहता है. डाटा को हमको अरेंज तो करना ही पड़ेगा. अगर सपोज मेरे से आके मिस एकदम पूछ ले आके कि अच्छा रितु आप बताओ कि आपकी क्लास में 6 से ऊपर कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं. अगर मेरे लिए मिस को जज करना हो कि हाँ रितु टीचर कैसा पढ़ा रही है, चलो देखे तो 6 में से कितने बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो मिस मेरे को पूछेंगे. तो अगर मेरे पास डाटा अरेंज होगा तो मैं फटाफट बता सकती हूँ. नहीं तो मुझे ये रैंडम डाटा है जो मेरे सामने है 10 स्टूडेंट्स का, ये रैंडम डाटा है. अब इस रैंडम डाटा में से मुझे ढूंढना पड़ेगा. हाँ 6 में से किसके ज़्यादा मार्क्स हैं, इसके ज़्यादा, इसके ज़्यादा, इसके ज़्यादा है, इसके भी ज़्यादा, इसके. तो टोटल 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के 6 में से ज़्यादा मार्क्स है. पर इसी डाटा को मैं एक तरीके से अरेंज कर सकती हूँ. तो उसको अरेंज करने के लिए मुझे कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे. तो वो हम लोग बना के देखते हैं. तो उसमें मेरे को 3 हेडिंग्स डालनी पड़ती है. तो 3 हेडिंग्स है तुम्हारा मार्क्स, ये मार्क्स हैं बच्चों के. फिर उसके बाजू में लिखते हैं टेली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी. अब ये मार्क्स क्या हो गए. अब यहाँ पे मार्क्स में फर्स्ट कॉलम बना देती हूँ मार्क्स. मार्क्स, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी. अब मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, अभी 1 to 10 तक. अब 10 में से मार्क्स है तो 1 to 10 ही आएंगे. तो यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब 10 में से या तो किसी स्टूडेंट का 1 मार्क हो सकता है, 2 3 या तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है. उस हिसाब से मार्क्स लिख दिए. अभी टेली मार्क्स क्या हुआ. टेली मार्क्स में मैं यहाँ रफ में एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि टेली मार्क्स एक्चुअली है क्या. नाउ टेली मार्क्स में 1 के लिए हम लोग एक ही ऐसे लंबी लाइन डालते हैं.
2 के लिए ऐसे 2 लाइन्स डालते हैं। तो पुराने ज़माने में जैसे काउंटिंग नहीं होती थी, तभी लाइन से दे यूज टू काउंट। सो एक टैली मार्क्स एक तरीके का सोचो एक पुराने सिस्टम का है जो पुराने ज़माने से लोग यूज़ कर रहे हैं। 3 के लिए 3 लाइन्स डालनी है, 4 के लिए 4 लाइन्स, 5 के लिए 5 लाइन्स नहीं होती है, 5 के लिए 1 2 3 4 और ये कट करा तो बॉक्स बन गया, तो 5। तो ये टैली मार्क्स लिखने का स्टाइल है, ठीक है। तो ये स्टाइल है, हमें इसी स्टाइल से लिखना है। अभी 1 मार्क, अब 1 मार्क किसी बच्चे के है यहाँ पर नहीं है। 2 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 2 मार्क्स कितने बच्चे के हैं? 1 बच्चे के। 3 मार्क्स 1 के, 4 मार्क्स 2 के। तो इसमें 2 के लिए अपन 2 बना देंगे, नहीं तो फिर लाइन वाइज चलते हैं। पहले 5 मार्क के लिए 1, 10 मार्क्स के लिए 1, 7 मार्क्स के लिए 1, 8 मार्क्स के लिए 1, 4 मार्क्स के लिए 2 अपने ने बना ही दिया था, 7 मार्क्स के लिए एक और बना देते हैं, 9 मार्क्स के लिए 1 और 3 मार्क्स के लिए अपने ने एक बना ही दिया और 2 मार्क के लिए एक बना दिया। तो टोटल अभी फ्रीक्वेंसी मीन्स जो तुम्हारा टेली मार्क्स आया ना उसको काउंट करके लिखना है। तो टेली मार्क्स यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो छोड़ देते हैं, ये 1, यहाँ पर 1। अब टेली मार्क्स आपको काउंटिंग में लिखना है, जो डिजिट्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ 1 का 1, यहाँ 1 का 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये वाला डिजिट वाला 2 लिख देंगे अपने, और यहाँ पर 1, ये वाला यहाँ पे कुछ नहीं है तो डैश, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 1 1 1 2 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसका काउंटिंग करके देख लेना, हाँ 10 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स थे। तो इस तरीके से डाटा अरेंज करते हैं। अभी मेरे पास मिस आए कि ऋतु बता 6 में से कितने स्टूडेंट्स के 6 और 6 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो मैंने क्या किया, अभी पहले मुझे इधर रैंडम काउंट करना पड़ रहा था, अब मैं फिर सीधा 6 के नीचे वाले काउंट करूँगी, 2 3 4 5। तो सीधा मैं मिस को बता सकती हूँ मिस 5 स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स है। वहाँ पे मेरे को रैंडम काउंटिंग करनी पड़ रही थी। ऐसे तो मेरे को इधर भी देख के पता लग रहा है 6 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 5 के, पर ये यहाँ पे मेरे को सीधा 6 के नीचे वाले काउंट किए और बता दिया। तुम लोग बोलोगे मिस ऐसे वैसा भी इजी था, ऐसा भी इजी था, बट यहाँ तो मैंने 10 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दिया है। व्हेन यू विल बी डूइंग इन अ बुक तो काफ़ी सारे डिजिट्स होंगे और काफ़ी सारा वहाँ पर डाटा होगा अपने पास। तो जब इतना सारा डाटा होगा तो उसको अरेंज करने का सिस्टम थोड़ा अपने लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर ये टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी काम करेगा। व्हेन विल बी डूइंग इन द क्वेश्चन तो तब आपको पता लगेगा कि क्या मैंने क्यों आपको ऐसा अरेंज करने के लिए बोला है, क्यों हम लोगों को ये सब टेली मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी स्टडी करना पड़ता है। तो फर्स्ट टॉपिक डाटा वी हैव कवर्ड। तो डाटा में हमारा मार्क्स है, हमारा डाटा है जिसको हमको अरेंज करना है ऐसे 3 कॉलम्स में। तो इधर मार्क्स है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका वेट ऑफ स्टूडेंट्स या कुछ भी हो सकता है जो भी आपको दिया है। तो मार्क्स दिए हैं मेरे स्टूडेंट्स के, इसलिए फर्स्ट कॉलम मार्क्स है। सेकंड और थर्ड की हेडिंग सब में सेम रहेगी, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट खाली हेडिंग चेंज होगी, वो बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन टू यू। हियर द मार्क्स वाज गिवन, सो फर्स्ट हेडिंग वाज मार्क्स। नाउ सेकंड एंड थर्ड हेडिंग would be same every time, टेली मार्क्स and frequency. The first topic we have covered data. Now I'll move on to the second topic is range. Second topic में there are 4 subtopics. I will write all the 4 subtopics now. सारे साथ में लिख देती हूँ। तो पहला है range. I will write all subtopics together. Range, mean, median, mode. Range, mean, median, मोड। ठीक है, रेंज मीन मीडियन मोड। अब रेंज क्या होता है? रेंज इज द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू। अभी ऊपर वाला ही मार्क्स देख लेते हैं। तो ऊपर वाला जो डाटा दिया हुआ है तुम्हारे को, यही वाला डाटा, ठीक है ना, ये वाला जो डाटा है, इसमें रेंज क्या है? सबसे रेंज मीन्स हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो अभी इसमें ऊपर रेंज क्या है? सबसे हाईएस्ट को नंबर कौन सा है?
10 एंड सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है 2. तो ये डाटा का रेंज क्या हो गया 10 minus 8. So what is the range of the data given 8. Now next topic is mean. मीन क्या होता है. अब मीन में इतना बड़ा है तो मैं अभी मीन आपको अपने लेके सिखाती हूँ डिजिट्स. नाउ मीन के लिए एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. मीन मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन number of observation. अब ये आपका मीन का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ अभी मीन का मैं फॉर्मूला एक बार यहाँ पे भी लिख लेती हूँ ताकि वापस जब हम क्वेश्चन करें तो इट वुड बी इजी. फिर से मैं यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिख रही हूँ. मीन इज sum of observation upon number of observation. ओके सपोज हम लोग 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेते हैं आउट ऑफ 10. ठीक है. अब कोई भी मार्क्स ले लेती हूँ मैं 5 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10. तो ले लेते हैं 5, 7, 3, 4, 6. ठीक है. अब 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हमने आउट ऑफ 10. ठीक है. दीज आर द मार्क्स आउट ऑफ 10. तो ये सॉरी ठीक है. दीज आर मार्क्स आउट ऑफ 10. अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो तुमको नहीं देखना कि आउट ऑफ 10 कितना है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना ये कितना है 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं. इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा 5 + 7. ये सब ऑब्जर्वेशंस है. ओके 5 + 7 + 3 + 4 + 6. ठीक है. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है ये 1 2 3 4 5. तो ये आपका मीन हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आपको ये मार्क्स कितने में से है वो नहीं देखने का आउट ऑफ 10. ये तो मैंने आपको खाली एक्सप्लेन करने के लिए बोला था कि मार्क्स सपोज मैं 5 स्टूडेंट्स के ले रही हूँ आउट ऑफ 10. इससे कुछ लेना देना नहीं है. यू जस्ट हैव टू सी द ऑब्जर्वेशन कि ऑब्जर्वेशन का सम क्या है और टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है. तो ऑब्जर्वेशन का सम अपन कर लेते हैं. 5 + 7 12 + 3 15 एंड 10 25. तो 25 अपॉन 5. तो कट कर लेते हैं 5 5 25. सो मीन हमारा क्या आ गया आंसर 5. तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लग गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मीन समझ में आया आपको. तो पहले हमने को रेंज किया था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. अब अपने ने मीन की है. सिंपल फॉर्मूला लगाया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ये सेकंड टॉपिक में हमारे कितने सब टॉपिक्स थे. सेकंड टॉपिक में हमारे सब टॉपिक्स फर्स्ट हमने किया रेंज, सेकंड मीन, अभी थर्ड है मीडियन. अभी मीडियन देखते हैं. व्हाट इज द मीडियन. मीडियन नाम से पता लग रहा है मिड वैल्यू. मीडियन मीन्स मिड वैल्यू. अभी सिंपली मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स आपका 4 और 6 के बीच में क्या आता है तो आप सीधा बता सकते हो. मीन्स 4 और 6 के बीच में 5 आता है. तो ये 4 और 6 का मीडियन है 5. पर हर जगह पे हमारा सिंपल इतना नहीं पूछा जाएगा ना कि क्या है मिड वैल्यू 4 और 6. तो जब आपको मीडियन फाइंड आउट करना है सपोज कोई भी डाटा है यही डाटा मैं ऊपर वाला ले लेती हूँ. अब इसका मीडियन क्या होगा. अभी इसका मीडियन क्या है. अभी ये ऊपर वाला डाटा ही लेके मैं चलती हूँ. तो 5 7 3 4
6। अब इसका मीडियन क्या है? मीडियन मीन्स बीच वाला नंबर। अब उसके लिए आपको क्या करना है, ये डाटा को यू विल हैव टू अरेंज आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अभी ascending means from small to big or big to small, you will have to arrange in any ways you can arrange। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मिस ने असेंडिंग में किया तो मुझे असेंडिंग में करना है, या उससे डिसेंडिंग में किया तो मुझे डिसेंडिंग में करना है। यू कैन डू इन आइदर वेज। तो ठीक है, मैं अपने हिसाब से इसको ले लेती हूँ। सो 3 4 6 सॉरी 3 4 5 6 7। अभी 3 4 5 6 7, अभी 5 नंबर्स में से बीच वाला नंबर कौन सा होगा? थर्ड। सो ये वाला जो नंबर है, दिस इज योर मीडियन। सो व्हाट इज योर मीडियन? सो मीडियन आंसर इज 5। ठीक है, सो ये हो गया आपका मीन। रेंज हमने पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, रेंज। अब ये मीन, मीडियन, और फिर लास्ट इसका टॉपिक है मोड। अब मोड मीन्स क्या होता है? मीडियन समझ में आया? मीडियन मीन्स मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे भी हो सकती है, ये अगर 5 नंबर्स में हमने निकाली है, और अगर 6 नंबर्स रहेंगे तो दो साइड से छोड़ के बीच वाले 2 नंबर्स को हम लोग प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। वो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तभी मैं कवर करूँगी। अभी मैं खाली बेस इंट्रोडक्शन ले रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए एकदम बेस लेके मैं चल रही हूँ। नाउ व्हाट इज़ दिस मोड? अब मोड के लिए मैं यहाँ पे अलग डाटा लेती हूँ, कुछ भी। सपोज 10 बच्चों के मैंने मार्क्स लिखे हैं, कोई भी आउट ऑफ 10। ठीक है, अब ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क 1 5 7 3 5 5 7 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और 8। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा है? देखो 7 है, वो 2 बार रिपीट हुआ है, 2 है 2 बार रिपीट हुआ है, पर 5 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो जो भी नंबर 3 टाइम्स या मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा वो मोड होगा आपका। तो हियर द मोड इज 5 बिकॉज मोड इज बिन रिपीटेड 3 टाइम्स, नो? सो व्हाट इज द मोड? आंसर इज 5। व्हाई 5? बिकॉज दिस इज मैक्सिमम रिपीटेड। सो मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड। सो वी हैव कवर्ड। अभी अपने ने 2 टॉपिक्स, मैंने बोला था 4 टॉपिक्स है यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ। अभी अपने ने 2 टॉपिक्स ले लिए। फर्स्ट डाटा, सेकंड रेंज, मीन, मीडियन, मोड। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट टॉपिक था डाटा, सेकंड रेंज, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये मैंने रेंज एक्सप्लेन किया आपको, मीन एक्सप्लेन किया, मीडियन और मोड। तो ये हमारा 2 टॉपिक्स कवर हो गए। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है अपना बार ग्राफ। जो थर्ड टॉपिक है दैट इज बार ग्राफ। अब व्हाट डू यू मीन बाय बार ग्राफ? अब ये बार ग्राफ क्या होता है? थर्ड टॉपिक इज बार ग्राफ। अब बार का मतलब है, चॉकलेट का बार देखा है ना, मीन्स एक रेक्टेंगल जैसी शेप का कुछ हमारे दिमाग में तभी आ जाता है। बार ग्राफ मीन्स कुछ चॉकलेट जैसा या रेक्टेंगल जैसा शेप का। तो बार ग्राफ मीन्स ऐसा ग्राफ जिसमें बार्स होंगे अलग अलग। अब ये बार ग्राफ कैसे बनाना है? अभी सपोज मैं किसी भी बच्चे का देखती हूँ। बार ग्राफ में 2 तरीके के बार ग्राफ्स हैं। एक होता है सिंगल बार ग्राफ, एक डबल बार ग्राफ। फर्स्ट सिंगल बार ग्राफ, सेकेंड डबल बार ग्राफ। अच्छा, अभी ये सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है? अभी ये जो सिंगल बार ग्राफ है पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगी, फिर सिंगल बार ग्राफ के अंदर ही मैं आपको डबल बार ग्राफ बना के दिखाऊंगी, तो ताकि आपको कंपैरिजन में समझ में आए कि सिंगल बार ग्राफ कैसे बनाना है। वैसे डबल जो बार ग्राफ है वो ज़्यादातर कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। जैसे हम 2 फ्रेंड्स के मार्क्स कंपेयर करते हैं, या अपने ही 2 सेम के मार्क्स कंपेयर करते हैं। जैसे मेरे फर्स्ट सेम में हम लोग बात करते हैं, नहीं 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 यार मेरे फर्स्ट सेम में ज़्यादा अच्छे आए थे, सेकेंड सेम में नहीं आए इतने अच्छे। तो ग्राफ के हेल्प से वी कैन कंपेयर। सो
इन बार ग्राफ वी आर, डबल बार ग्राफ में कंपैरिजन के लिए, और सिंगल बार ग्राफ खाली वन टाइम के लिए, एक ही टर्म के मार्क्स देखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो बार ग्राफ। तो बार ग्राफ इज़ अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग, जिससे आप ग्राफ देख के ही सीधा पता लगा सको। अभी मैं आपको बताती हूँ, सपोज आपके मैथ्स में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 4 सब्जेक्ट्स के लेते हैं हम लोग, इंग्लिश, सोशल, मैथ्स, साइंस, और 10 में से मार्क्स लेते हैं। तो मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट के? सपोज इंग्लिश में आए 5 आउट ऑफ 10, सोशल में 7, मैथ्स में 9, साइंस में 8। तो ये मार्क्स हैं स्टूडेंट के आउट ऑफ 10। अब इसका बार ग्राफ कैसे है? हम लोग सिंगल बार ग्राफ की बात कर रही हूँ। बार ग्राफ कैसे बनाना है अपने को? आपको इस तरीके की 2 एक्सिस रहेंगी। कभी भी आप ग्राफ बनाओ तो कभी भी इधर एरोज लगाओ, ठीक है, और यहाँ पे 0। तो ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग सब्जेक्ट्स लिखेंगे, इस साइड पे हमेशा नंबर्स लिखेंगे। क्लियर? ये एक्चुअली बार ग्राफ ग्राफ पेपर पे बनता है। वो ग्राफ पेपर पे मैं आपको जब भी एक्सरसाइजेस कराऊंगी तभी मैं ग्राफ पेपर पे सिखाऊंगी। ग्राफ पेपर में इजी होता है क्योंकि उसमें ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। यहाँ पे हमको आइडिया से या तो स्केल से मेज़र कर करके लेना पड़ेगा। तो अभी मैं खाली इंट्रोडक्शन वीडियो दे रही हूँ, इसलिए मैं खाली यहीं पे आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है, लेटी हुई वाली, और वाई एक्सिस वर्टिकल खड़ी हुई वाली। तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हम लोग सब्जेक्ट शो करेंगे। सब्जेक्ट्स कितने हैं? इंग्लिश, सोशल, मैथ्स और साइंस। तो अभी यहाँ पे मैं सब्जेक्ट शो कर देती हूँ, इंग्लिश, सोशल, मैथ, साइंस। अब यहाँ पर मेरे मैक्सिमम कितने? 9 मार्क्स, मतलब 10 तक है ना, तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, अब तुम्हारी बुक में क्या होगा, पूरा का पूरा ग्राफ पेपर इतना बड़ा रहेगा और उसमें एक एक ब्लॉक रहेगा, तो वहाँ पे नंबर्स डालना इजी रहेगा। यहाँ पे तो क्या है, मेरे पास मैंने इतना छोटे छोटे से लिए हैं, पर तुम्हारी जो ग्राफ बुक रहेगी ना उसमें बड़े बड़े ब्लॉक्स बने होते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बनेगा अपना ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सिंपल मैं एक्सप्लेन करने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे स्मॉल लेके आपको एक्सप्लेन किया है। अभी इंग्लिश में स्टूडेंट के 5 मार्क्स हैं, तो मुझे एक बार बनाना है इंग्लिश के लिए, ठीक है, 5 पे। तो ये इंग्लिश के मार्क्स। अभी सोशल के 7 मार्क्स, ये 7 के सामने। मैथ्स के 9 मार्क्स, 9 के सामने। और साइंस के 8 मार्क्स, ये 8 के सामने देखो। तो वो तो वहाँ पे स्केल रहेगा, तो यू कैन इजीली मेक। अभी सपोज आपको ये मार्क्स ना पता हो कि इंग्लिश में 5 है, सोशल में 7 है, मैथ्स में 9 है और साइंस में 8 मार्क्स है। इफ़ यू डोंट नो दैट मार्क्स, तो क्या होगा, अगर आपको खाली ग्राफ दिया हो तो सिंपली बाय लुकिंग एट द ग्राफ आपको सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, आप ग्राफ देख के बता सकते हो। सबसे ऊपर हाइटेड मैथ्स है, तो मैथ्स है वो, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। सेकेंड नंबर पे कहाँ मार्क्स आए हैं? साइंस का। तो ग्राफ देख के भी वी कैन मेक आउट द हम लोग अपना डाटास का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बाय ग्राफ ऑल्सो, और यहाँ डिजिट से तो पता लग ही रहा है अपने को, तो ग्राफ वहाँ पे यूज़ होते हैं। अब ये हो गया सिंगल बार ग्राफ, दिस इज़ योर सिंगल के लिए अपने को खाली इतना ही करना है। अब मैं बात करती हूँ डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ में सपोज एक बच्चा है, उसके फर्स्ट सेम में ये मार्क्स आए और सेकेंड सेम में उसके कितने मार्क्स आए, अब उसको कंपेरिजन के लिए यूज़ करना है। अब सपोज इंग्लिश में उसके 6 मार्क्स आए। अब ये मैं इसी में डबल बार ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सपोज फर्स्ट सेम के और सेकेंड सेम के। अभी इंग्लिश में उसके 6 मार्क्स आए, सोशल में 8 आ गए, मैथ्स में 8 आ गए, साइंस में 7 आ गए। तो अभी ये सेकंड सेम के मार्क्स हो गए।
तो अभी इंग्लिश में उसके 6 मार्क्स आए, ठीक है। तो इंग्लिश में इसके जितना ही वो चौड़ा होना चाहिए, पर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा बन गया, वो वाला कम बन रहा है। पर तुम्हारा जो बार ग्राफ बनेगा, डबल बार ग्राफ, तुम्हारे ग्राफ बुक में उनका जो विड्थ रहेगा ना ग्राफ्स का, वो सेम रहेगा। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए तो विड्थ चेंज हो रहा है, तो ये मत सोचना कि एक मोटा एक पतला रहेगा बार ग्राफ। जब डबल बार ग्राफ बनेगा तो भी दोनों का विड्थ सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे खाली एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। यहाँ पे 6 है, तो इंग्लिश में 6 मार्क्स, सोशल में 8, मैथ्स में 8, साइंस में 7। ये हो गया डबल बार ग्राफ। अभी इस बार ग्राफ से पता लग रहा है ये तुम्हारे फर्स्ट सेम के मार्क्स हैं, ये सेकंड सेम के मार्क्स हैं इंग्लिश में। अब पता लग रहा है बच्चे ने इंग्लिश में इंप्रूवमेंट किया हुआ है, सोशल में इंप्रूवमेंट किया है, बट वो मैथ्स और साइंस में थोड़ा नीचे चला गया सेकंड सेम में। तो यू नीड टू वर्क हार्ड एज पर दिस ग्राफ। तो अगर आपके पास ये डाटा नहीं भी हो, अगर आपके पास में ये डाटा नहीं भी हो, तो आप ग्राफ देख के ही पता लगा सकते हो किसी भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस फर्स्ट और सेकंड सेम में। यू कैन कंपेयर। So with this, our third topic is clear, covered, that is bar graph, single bar graph and double bar graph. So अभी मैंने बोला था टोटल 4 टॉपिक्स हैं, थर्ड टॉपिक we have covered now. Now the fourth one is probability. Probability. अब what do you mean by probability? Probability क्या मतलब? Probability means अंदाज़ा। हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं ना, लाइक assumption या फिर चांस। हम लोग कुछ भी कह सकते हैं इसको कि अभी मैं सिक्का उछालूँ तो हेड आएगा कि टेल आएगा, कितने चांसेस है हेड आने के, कितने चांसेस है टेल आने के, तो वो सब है। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, ओके। तो अब प्रोबेबिलिटी के लिए भी एक फॉर्मूला है, वो मैं लिख देती हूँ। फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon